Students, I welcome you again to Rasayan Academy. Today, I'm just going to explain you the most important article of chemistry, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया कि जो एटम्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर शेल्स में होते हैं. शेल्स में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया. शेल्स में क्या होते हैं? सब शेल्स. सब शेल्स में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स. और उन ऑर्बिटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, जो एक बड़े स्पेसिफिक तरीके से भरे जाते हैं. एंड केमिस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो और कुछ नहीं है. कोई वो वहाँ पे कमरे नहीं बने हुए हैं एटम में. वो तो क्या है कि एक एनर्जी स्टेट्स है. एनर्जी स्टेट्स हैं, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, उससे हायर एनर्जी, उससे हायर एनर्जी. तो ऐसे वो एनर्जी लेवल्स हैं. उन एनर्जी लेवल्स में अब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. ठीक है. तो इनको भरने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स दिए गए, और जो सबसे पहला रूल है वो कौन सा है? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल. ऑफ-बाउ एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, बनाना. हम किसी चीज को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ चलते हैं. बिल्कुल ऐसे ही हम एटम को बिल्डअप कर रहे हैं. एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं. तो उनको इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे कि पहले ऑर्बिटल वो वाले भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी कम है, और उसके बाद वो वाले ऑर्बिटल भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है. तो ये जो रूल है वो बड़ा एक सिंपल सी स्टेटमेंट देता है, और वो ये देता है, देखो इस टाइप के स्टेटमेंट को पहले अपने दिमाग में वैसे ही एक बार अंडरस्टैंडिंग ले लो, बस. उसके बाद इसको सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो चेंज करनी है और कुछ भी नहीं है इसमें. इनके लिए कुछ मतलब इधर उधर की बातें याद रखने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज ऑल वेरी सिंपल. ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है, तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताता हूँ. वो ये कहता है एक एटम है, उसमें ऑर्बिटल है. पहले वो वाले ऑर्बिटल भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी कम है, और बाद में वो वाले जिनकी एनर्जी ज्यादा है. तो यहाँ पे ये हम कहते हैं फिलिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी. उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली होती है. द ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी आर फिल्ड अप फर्स्ट. पहले वो वाले ऑर्बिटल भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, फॉलोड बाय द फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद हायर एनर्जी. और उसके बाद वो वाले ऑर्बिटल भरे जाते हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा हो. अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास एक बहुत बड़ी बात आती है, और वो ये है कि क्या कोई हम ऐसा तरीका फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हम किसी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकें. मतलब रिलेटिव एनर्जी, कौन सा ऑर्बिटल कम एनर्जी का होगा और कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी का होगा. इसके लिए एक स्टेटमेंट दी गई, और वो स्टेटमेंट है N+L रूल, या इसे एक और भी नाम देते हैं बोहर-बरे स्कीम. अब यहां पर यू शुड बी नोइंग कि N क्या है और ये L क्या है. ये जो N है, स्मॉल n, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है. और ये जो L है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कौन सा? एज़्यूमथल क्वांटम नंबर. तो हम दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है. उन दोनों के लिए N और L की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एंड वी जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N+L. तो हम ये कहते हैं कि ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए N+L की वैल्यू कम है, उसकी एनर्जी कम है, और N+L की वैल्यू जिसके लिए क्या है? ज्यादा है, उसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है. लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लिए N+L की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में ये है कि अगर दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें N+L की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो वो वाला ऑर्बिटल जिसकी N की वैल्यू कम होती है वो लोअर एनर्जी का होता है. तो इसका मतलब इसकी अगर स्टेटमेंट हमने देखनी हो, देखो पहले ये सारी चीज ना आप अपने हिसाब से अपने आप को समझा लो, और समझाने के बाद फिर इसको हम डिफाइन करते हैं. और ही मैं ऐसे इसको डिफाइन करता हूं. देखो सबसे पहली बात तो मैंने, देखो यहां पे ये लिखा हुआ है N+L रूल.
बच्चों आप जब मैं ऐसा कोई भी जो भी मेरा ऐसा लेक्चर होता है उसके बीच में आपके पास ये स्क्रीन काफी मैं क्लियर रखने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बिल्कुल रेडीमेड नोट्स की तरह ही हो जाएगा। यहां पर ये है n+l रूल या बोहर स्कीम। ये किस लिए दिया जाता है मैंने इसमें क्लैरिफाई किया क्या, टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए। और ये क्या है मैंने लिखा कि दैट फॉर एन ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n+l, एक ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या है, हायर है, ज्यादा है ना, वो क्या है, दैट इज ऑफ हायर एनर्जी, वो ज्यादा एनर्जी का होता है, एंड इज फिल्ड आफ्टरवर्ड, और वो बाद में भरा जाता है। मतलब एन ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n+l इज ऑफ हायर एनर्जी। बट वही मैंने सेकंड जो सिचुएशन आपको बताई, इफ देयर आर टू ऑर्बिटल व्हिच हैव गॉट द सेम वैल्यू ऑफ क्या, n+l, then the orbital with lower energy of n will be filled up first, क्योंकि वो lower energy का होता है। Is that clear to you? I hope so that this simple idea is clear to you. लेकिन इसको हम एक सिंपल से एक डायग्राम से हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। जो डिफरेंट हमारे पास ऑर्बिटल है उनको एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली लगा भी सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ये साइड में हाफ डायग्राम बनाया हुआ है और मैं चाहूंगा कि आप इस डायग्राम के ऊपर कंसंट्रेट करें। देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को आपके लिए शो करूं तो इस डायग्राम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप अपनी जो आपकी रजिस्टर की या आपकी कॉपी का जो पेज है उसमें लाइनें लगी हुई हैं, एक एक लाइन छोड़कर एक लाइन में क्या लिखेंगे 1s, दूसरी में क्या लिखेंगे 2s और 2p, तीसरी में फिर क्या लिखेंगे 3s 3p 3d, देखो 1 2 3, फिर 4 4s 4p 4d 4f, फिर 5 5s 5p 5d 5f, फिर 6 6s 6p 6d 6f, फिर 7 7s 7p 7d, लाइक दैट। इस तरीके से आप लिखते चले जाए। क्योंकि 1s 1p क्यों नहीं लिखा होता ही नहीं है, 2d क्यों नहीं लिखा होता ही नहीं है, 3f क्यों नहीं लिखा होता ही नहीं है। तो ये मैंने लिखा एक सीक्वेंस में 1s फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, और इसी तरीके से 5 6 और 7 वाले लिख दिए। इसको सीधा लिखना है और सीधा लिख के अब ध्यान से समझना, इसे मुझे डायगोनली क्रॉस कर देना है, इसे डायगोनल लाइन से ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक, ये डायगोनल लाइन से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ठीक, ये क्रॉस कर दिया। अब देखो, एक लाइन को ऊपर से लो और नीचे छोड़ दो, जहां पे ऑर्बिटल खत्म होना है फिर दूसरी लाइन पे चलो, फिर तीसरे पे चलो, फिर चौथी पे चलो, फिर पांचवी पे चलो। वैसे तो ये कहते हैं ये स्नेक रूल है, जैसे स्नेक चलता है ना ऐसे करके फिर ऊपर से, लेकिन कई बार उसमें ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसलिए बीच वाली लाइन लिखना ही मत लिखो। आप सिंपल ये ऐसे डायगोनल लाइन करो और आप एक लाइन को शुरू से लेके एंड पे उसको खत्म करो। ये लाइन लगी, फिर दूसरी लगी, फिर तीसरी लगी, फिर चौथी लगी, फिर पांचवी छठी सातवीं, इस तरीके से इन लाइनों को आपने लगा दिया। तो ये देखो इसमें सीक्वेंस क्या आया, देखिए 1s ये लाइन 1s, ये देखो 1s, फिर क्या आया 2s, फिर तीसरी लाइन में 2p और 3s 2p 3s, फिर 3p 4s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s, ये वही सेम सीक्वेंस, फिर 5f 6d 7p। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। देखो, मैं इस सारी चीज को n+l रूल के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सुनो, एक चीज मैं आपको बहुत बेसिक फंडामेंटल बताना चाहता हूं और इस बात को हमेशा फॉलो करना। देखिए, एक ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन होती है nl, ये होती है ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन, क्या होती है nl। जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं क्या 1s, तो ये जो पहला नंबर है ये n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और s जो है इसके लिए जो भी l की वैल्यू है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जिसमें आपको मैंने क्वांटम नंबर्स बताए, उसमें मैंने बताया भी अगर l 0 हो तो s ऑर्बिटल होता है, p हो
1 हो तो P होता है, 2 हो तो D होता है, 3 हो तो वो F होता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1s के लिए n की वैल्यू क्या है, देखिए 1 और l की वैल्यू 0, तो n प्लस l क्या हो गया 1। अब 2s के लिए n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू 0, s है ना इसलिए 0, तो 2 प्लस 0 2। अब 2 के लिए 2p के लिए क्या है 2 और p के लिए l की वैल्यू 1। ये देखो p अगर l 1 है तो वो p होता है, तो 2 प्लस 1 3, 3s 3 0 3 3p 3 1 4। अब 4s 4 0 4। अब ये बात डिस्कशन वाली बन गई, और ये किस तरीके से बन गई डिस्कशन वाली, अगर मैं इन ऑर्बिटल्स की बात करूं इन दोनों की, तो इसके बीच में आपके पास क्या है n प्लस l की वैल्यू सेम आ गई है ना। तो अगर n दोनों के लिए 4 आई ना, तो अगर इन दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या सेम है, तो कौन सा ऑर्बिटल पहले भरा जाता है। मैंने आपको n प्लस l रूल बताया था कि वो वाला ऑर्बिटल पहले भरा जाता है जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। इसका मतलब 3p और 4s में से 3p इसलिए पहले भरा जाता है क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू 3 है और 4s के लिए n की वैल्यू 4 है। अब देखो जैसे 4s और 3d 3d के लिए n 3 और l 2, क्योंकि d के लिए क्या होता है 2 होता है, 3 प्लस 2 5। तो इसका मतलब ये है, कई बार ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि वाई 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड प्रायर टू 4s। भाई 3d ऑर्बिटल जो है ना 4s से पहले क्यों भरे जाते हैं, सिंपल, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ कौन सा रूल, n प्लस l रूल। अगर आप 3d के लिए n प्लस l रूल लगाते हो तो आपको पता है कि 3d के लिए क्या है 5 है, ये देखो 5 आया, और 4s के लिए 4 प्लस 0 4 आया। तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ n प्लस l फॉर 4s ऑर्बिटल इज लोअर देन दैट ऑफ से 3d orbital, and hence 4s orbitals are of lower energy and hence they are filled up first। इस तरीके से हम किसी भी एक ऑर्बिटल की रिलेटिव एनर्जी निकाल सकते हैं। और यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए, आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए। और इस सीक्वेंस को याद करने का मैंने आपको बहुत सिंपल से तरीके बता दिए, आप उन तरीकों को यूज करके इसको याद कर सकते हैं। अब मैं हमेशा एडवाइस देता हूं कि आप जब भी इस काम को करने लगें तो पहले वो वाला जो मैंने आपको डायग्राम बताया है वो डायग्राम जरूर बना लें, आपको गलती होने का चांस नहीं होएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास वो है कौन सा, हंट्स रूल। ये रूल क्या है, ये कहता है कि इस रूल को बहुत ध्यान से आप समझें। ये रूल कहता है नो पेयरिंग अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस व्हाइल फिलिंग अप ऑफ द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये बात हमारे लिए एक नई बात आ गई, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखिए मैंने आपको बताया कि 2p, सपोज मैं 2p की बात करूं, आपको पता है ये एटम की स्ट्रक्चर है, पहला शेल है 1s, ये क्या दूसरा 2s और इसमें 2p, मतलब दूसरे वाली शेल में दो सब शेल्स है, 2s है और 2p है। 2p सबशेल है। अब ये जो 2p सबशेल है इसमें आगे 3 ऑर्बिटल्स हैं, है ना, क्योंकि इसके लिए l की वैल्यू 1 है तो इसके लिए l की वैल्यू +1 0 -1। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसको p सबशेल में 3 ओरिएंटेशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। तो इसका ये जो 3 हैं ये आपके पास क्या है, ऑर्बिटल्स। तो ये वो ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर दोज ऑर्बिटल्स व्हिच बिलोंग टू द सेम सबशेल। ये वो वाले ऑर्बिटल जो एक ही सबशेल से बिलोंग करते हैं। तो द ऑर्बिटल्स व्हिच बिलोंग टू द सेम सबशेल बट डिफर ओनली इन देयर ओरिएंटेशन। भाई एक ऐसे ओरिएंटेड है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, बस उनकी मतलब एक ही सबशेल से बिलोंग करने वाले ऑर्बिटल जिनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो कहता है जब डीजेनरेट ऑर्बिटल, सपोज करो कि ये मेरे पास है, कौन कौन से, px है, py है और pz है, ये ऑर्बिटल है, मैंने उनको इलेक्ट्रॉन से भरना है। तो मैं पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा और उसके बाद इसकी, और एक एक इलेक्ट्रॉन भी कैसे, एक ही सेम स्पिन में, स्पिन उसकी एक जैसी होनी चाहिए, अगर तो क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी पेयरिंग शुरू कर दूंगा।
तो इस बात को, ये जो मैंने आपको सारी बात बताई, इस बात को हम एक सिंपल सी लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है. आई मस्ट हाईलाइट दिस डेफिनेशन फॉर यू, एंड वो ये है, नो पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. नो पेयरिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस व्हाइल फिलिंग अप ऑफ द डीजेनरेट ऑर्बिटल. बट डीजेनरेट ऑर्बिटल भरते वक्त कभी भी इलेक्ट्रॉन में, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी until each available orbital get singly filled. जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, और वो भी कैसे, इन द सेम स्पिन, है ना. कई बार इसको समझने के लिए ऐसे बात आती है, जैसे अगर सपोज करो कि एक पेरेंट अपने घर में गया, उसके 3 बच्चे हैं, है ना, और वो कुछ खाने के लिए चीज लेके गया, से टॉफीज ले गया, चॉकलेट ले गया, 5-6 उसके पास चॉकलेट है. तो ऐसा नहीं कि पहले ही एक को 2 दे दे, एक को 3 दे दे ना, पहले सभी को एक एक दे, और उसके बाद अगर बचता है फिर उसके बाद एक एक फिर उसको देना शुरू करे. लाइक दैट एग्जैक्टली वही है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी. नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास, लास्ट रूल, वो है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल. बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है. वो ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. एक एटम में 2 कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर. भाई चारों के चारों क्वांटम नंबर की, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई भी नहीं होंगे जिनका चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो. मतलब इसका मतलब ये है, इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, each electron in an atom has got its own value of, its own exclusive value of all the 4 quantum numbers. भाई उसके जो चारों क्वांटम नंबर है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशल है. लेकिन इस बात को हम एक बड़े सिंपल वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, कि एन ऑर्बिटल कैन पोजेस मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड दैट 2 इन ऑपोजिट स्पिन. मतलब कहने का ये हुआ कि दैट इज, जैसे अगर मैं इसको ऐसे शो करूं, भाई ये मैं एक ऑर्बिटल शो करूं, है ना, ये, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऐसे. ये देखो, ये मैंने एक अपवर्ड फिश हुक एरो दिखाया है, ये स्पिन मोशन दिखा रहा है किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, तो दूसरा उल्टी साइड में, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है. एन ऑर्बिटल कैन पोजेस मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट 2 वो भी कैसे, इन ऑपोजिट स्पिन्स. अब मैं यहां पर जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, अब हम अपनी केमिस्ट्री पर आते हैं और बताते हैं कि उनमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन से. तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल ये कौन सा, H, हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन ही है, ठीक है, हाइड्रोजन. इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है. तो वो 1 कहां पे जाएगा, देखो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा, 1s है. आपने उसमें देखा 1s, तो 1s1, 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है, और ये जो ऊपर ये शो करते हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो क्या हुआ, 1s1. इसको मैंने ऐसे भी शो कर दिया, भाई वैसे इसको राउंड में शो कर दो, कैसे भी शो कर दो, भाई उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, से क्लॉकवाइज पे. दूसरा एलिमेंट हीलियम. तो हीलियम क्या है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों कहां पे चले जाएंगे, 1s में, क्योंकि एक ऑर्बिटल की दो इलेक्ट्रॉन की तो कैपेसिटी है ही है. तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे गया, 1s2. 1s यहां पे एक की बजाय 2. भाई इसका मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2. उसके बाद आया लिथियम, 3 है, तो 3 में है, तो आपको ये पता है भाई 1s तो के बाद क्या आता है, 2s. वो जो सीक्वेंस आपने लिखा है, आप उस सीक्वेंस से देखें, 1s के बाद क्या आता है, 2s. भाई 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, तो 2 तो ये भर दिया, बाकी कितने बचे, 1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s1, ये हो गया, ठीक है. तो असल में हीलियम नोबल गैस होती है ना, हीलियम फर्स्ट नोबल गैस है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका होता है. भाई मैंने क्या लिखा, हीलियम, He लिख दिया. हीलियम जो लिखा, इसका मतलब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें चले गए. और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है आपके पास, हीलियम, ये क्या है,
2s और ये क्या है 2p, हीलियम 2s1 ये। इसके बाद क्या है बेरिलियम, बेरिलियम क्या 1s2 2s2, 1s2 किसके लिए, हीलियम के लिए, तो मैंने क्या लिख दिया हीलियम। इसके बाद ये क्या 2s2, ये दो आ गए। उसके बाद आपके पास क्या है बोरोन, बोरोन में क्या 5 है, तो 5 है तो क्या है 1s2 2s2। भाई आपने वो जो सीक्वेंस है उसमें आपने पहले 1s है, उसके बाद 2s है, उसके बाद क्या है 2p है। देखो आपने वो सीक्वेंस में तो 1s में 2 चले गए, ठीक है ओके बढ़िया हो गया, 2s में 2 चले गए, बहुत बढ़िया हुआ, तो 2 और 2 4, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो कहां पे चला जाए 2p में। और p ऑर्बिटल, p सबशेल होती है जिसमें 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, तो मैं उसको लिखता हूं 1s2 2s2 2px1, ठीक है मैं 2px1। उसके बाद कार्बन 6 है, 1s2 2s2 4 ये भरे गए, अब 2 है, अब दो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 ऑर्बिटल है। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल है, px py pz ये है ना। सपोज मैं इसको ऐसे करता हूं 1s2, अब ये 3 ऑर्बिटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास 2 है, तो इसको कैसे भरेंगे, ये और ये मीन्स 1s2 2s2 2px1 2py1, ठीक है 7 आया, तो क्या हुआ 1s2 2s2, आगे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही ऑर्बिटल है, सभी में एक एक डाल दो, 2px1 2py1 2pz1 ऐसे 2px1 2py1 2pz1। उसके बाद ऑक्सीजन 8 है, 1s2 2s2, अब बाकी बचे आपके पास 4, 3 ऑर्बिटल है, पहले सभी में एक एक डालो, 1 2 3 और ये चौथा, फिर पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या आएगा 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 फ्लोरीन। ऑक्सीजन को जैसे लिख रहे हैं तो ये क्या ऑक्सीजन 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं वैसे कैसे भरूंगा 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, ये तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1s2 2s2 4 तो ये भरे गए, बाकी इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और ये 4। मींस अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो क्या है ये हीलियम, हीलियम तो ये 1s2 के लिए लिख दिया। उसके बाद क्या है 2s2, उसके बाद ये 2p है ना, तो 2px2 2py1 2pz1। जैसे मैं फ्लोरीन की बात करूं 9, तो क्या आएगा 9 है, अब 1s2 2s2 2px 2py 2pz, हमेशा इसको यहीं पे रोक दो, 4 ये भरेंगे, बाकी बचे 5, 1 2 3 4 5। कहने का मतलब ये हुआ, इसके कन्फिगरेशन में यहीं से कर देता हूं, हीलियम 1s2 ये हो गया, 2s2 2px1 x2 2py2 और 2pz1। और उसके बाद क्या है नियॉन, नेक्स्ट नोबल गैस आ गई 10, तो 1s2 2s2 2p6। अब आप ये कहोगे सर आपने 2px2 2py2 2pz2 क्यों नहीं लिखा, सिंपल, ये तो px py pz तो उसके सबशेल ऑर्बिटल है, जब ये सारे ऑर्बिटल किसी सबशेल के भरे गए तो मैंने उसको सिंपली लिख दिया 2p6, अंडरस्टूड है कि इसके सारे सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, मैं बात करता हूं सोडियम की 11, तो 11 क्या है 1s2 2s2 2p6। अब अगर आप वो डायग्राम देखें तो उसमें नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है कौन सा 3s1, मैग्नीशियम 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी कन्फिगरेशन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं नियॉन, ये 10, इसको बार बार 1s2 2s2 2p6 लिखने की जरूरत नहीं है, नियॉन लिख दिया। आगे 3s1, इसके लिए
नियॉन, आगे 3s2 इसलिए नियॉन, ठीक है। आगे 3s2 3px1, जैसे इसके बाद क्या है सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 के लिए तो मैंने क्या लिख दिया नियॉन, आगे 3s2 3px1 3py1। आई होप सो दैट यू आर गेटिंग इट, आपको ये बात समझ आ गई। बाकी इट इज ऑल प्योर प्रैक्टिस, आप इसकी प्रैक्टिस करें तो तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। एक बार अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी आ जाए किसकी एटम्स की, तो उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं आयंस की। अब एटम है, एक एटम में कैपेसिटी होती है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन बनाता है, उस नेगेटिवली चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं एनायन। क्या नाम देते हैं एनायन। अब एनायन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, सिंपली ऐड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है तो एक, दो तो दो, तीन तो तीन, टू द एटॉमिक नंबर एंड राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिंपली। जैसे मैं फ्लोरीन का मैंने एग्जांपल लिया, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है फ्लोराइड आयन बनाता है, फ्लोराइड आयन। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज मैंने ऐड कर दिया तो 10, इसका मतलब फ्लोराइड में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी कन्फिगरेशन हुई 1s2 2s2 2p6, दैट्स इट। 2 2 4 और 6 10। ऑक्सीजन 8 होता है, ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्साइड आयन बनाता है, ऑक्साइड आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो +2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब 2, 8 + 2 कितना हो गया 10। इसकी कन्फिगरेशन सेम बिल्कुल यही वाली 1s2 2s2 2p6। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और जब लेता है तो क्या बनाता है क्लोराइड आयन 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला। अब वो जो 18 इलेक्ट्रॉन वाला है तो क्या हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, मींस जैसे ये नियॉन है, आगे 3s2 3p6। कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, जैसे भी लिख दो ठीक है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने किसकी, कैटायन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में हमें हमेशा ये वाले स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो फिर हमारे पास कोई गलती नहीं होती। और वो क्या स्टेप क्या है, पहला राइट डाउन, फर्स्ट राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम। मैं सपोज मुझे कोई कहता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है सोडियम आयन। तो मैं सोडियम आयन, आमतौर पे कई बच्चे इसको ऐसे समझते हैं भाई 11 - 1 क्या कर दो 10 है ना, और 10 की कन्फिगरेशन लिख दो। ये कुछ एटम्स कुछ आयंस के लिए तो ठीक है, लेकिन कई जगह पर ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए ये तरीका ही नहीं अपनाना, हमें फुल प्रूफ मेथड चाहिए। हम आपको वो तरीका बताएं कि जिससे कहीं पर कोई गलती हो ही ना। यस, तो इसमें आपको ये वाला तरीका नहीं है, दिस इज रॉन्ग, मैं रेड पेन से रॉन्ग लगाऊंगा, बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत। इसको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम। तो सोडियम 11, आपको पता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक। अब उसके बाद क्या है, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉलोड बाय l इफ रिक्वायर्ड। मींस कहने का मतलब ये हुआ, अब देखो इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि इसके ऊपर n के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। किससे निकालना है, उस ऑर्बिटल से निकालना है जिसके लिए n की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। बच्चों इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 2 और इसके लिए 3, तो ये वैल्यू n की सबसे ज्यादा है, तो मुझे यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। यस, ये निकल गया। तो कन्फिगरेशन जो सोडियम आयन की आई वो क्या आई,
Na प्लस क्या हुआ 1s2 2s2 2p6, दैट्स इट। समझ गए आप? अब जैसे सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखता हूं किसकी, Fe2 प्लस की कोई कहता है, या मुझे लिखनी है कन्फिग्रेशन Fe3 प्लस की। यस, मुझे इनकी कन्फिग्रेशन लिखनी है। ये बहुत सिंपल है अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करो। लेकिन अगर आप वही कि आयरन ये दिया होगा आपको, वैसे भाई एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 ये दिया होगा। अब कहीं वही है भाई 26 माइनस 2 कर दो 24 की कन्फिग्रेशन लिख दो, गलत, एब्सोल्युटली गलत। और ऐसे ही इसको करोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, पहले वही स्टेप क्या, राइट डाउन द कन्फिग्रेशन ऑफ न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम क्या हुआ, आयरन Fe 26, ये होता है 1s2 s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 है। 18 क्या होता है, आर्गॉन। ठीक है, इसके बाद 4s2 और 3d6, ये कन्फिग्रेशन है। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये वही सीक्वेंस है ऑर्बिटल का जो हमने आपको अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया। अब आपको अगर Fe2 प्लस की कन्फिग्रेशन लिखनी है तो देखो ये तो जो नोबल गैस है इसको तो छोड़ ही दो। अब इधर देखो, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 4, और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3 है। मैंने आपको क्या बोला, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन ये वाला निकालना है। यस, तो इसका मतलब Fe2 प्लस की कन्फिग्रेशन क्या हो गई, क्या हो गई, आर्गॉन आगे 3d6। यस, और अगर मुझे Fe3 प्लस की निकालनी है तो अब मुझे आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो ये यहां से गएंगे, अब कहां से जाएगा, अब आपके पास n3 3 3 इन तीनों के लिए, लेकिन इसके लिए L की वैल्यू क्या है 0, S के लिए, P के लिए 1 और D के लिए 2। मैंने आपको बताया कि अगर N से इलेक्ट्रॉन निकालकर हमारी बात ना बने तो नेक्स्ट आप कहां पे अप्रोच करोगे, L पर। तो L यहां पे क्या है 2। तो अब आपको अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, थर्ड इलेक्ट्रॉन 3d से निकालना है। तो कन्फिग्रेशन इसकी आ जाएगी क्या, यस, इसकी कन्फिग्रेशन आएगी आर्गॉन 3d5। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस इसकी करें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल और करवाना चाहता हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। सिर्फ यही नहीं है, लेकिन ये बड़ी कॉमन है जो आपके 11th क्लास के सिलेबस में आती है। वैसे तो बहुत सारी होती है। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। तो इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मल मेथड से लिखता हूँ तो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखिए यहां तक इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 ये 18 और 2 20 एंड 4 24। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्बिटल की फॉर्म में, आर्गॉन क्योंकि ये नोबल गैस होती है, 4s2 आर्गॉन, ये क्या हुआ 4s2 और ये क्या 3d4। लेकिन असल में अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ऐसे नहीं होती, वो होती है आर्गॉन 4s1 और 3d5। 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के, डी सबशेल है जिसके 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक स्पिन में, एक साइड में। तो दिस इज लाइक दैट। तो आर्गॉन 3d5 4s1, ये कन्फिग्रेशन है उसकी एक्चुअल। तो ऐसे ही अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। उसकी कन्फिग्रेशन अगर नॉर्मल तरीके से लिखे तो क्या 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 4s2 3d9। 18 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 2 ये और 9 ये, 18 + 2 + 9 29। तो इसमें एक्सपेक्टेड तो आप ये लिखा हमने क्या, आर्गॉन 18 यहां तक, 4s2 एंड 3d9, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल है
तो उसमें कैसे भरेंगे? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, फिर पेयरिंग हो गई, तो 3d9। लेकिन इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या? क्या एक्सपेक्टेड तो क्या थी? 4s2 और 3d9। इसकी एक्चुअल क्या होती है? 4s1 और 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऐसे भी लिख सकते हो आर्गॉन 3d10 4s2। अब ये क्वेश्चन आता भी ऐसा क्यों? असल में जो d ऑर्बिटल है वो 5 है ना? किसी भी d सबशेल में 5 ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ d ऑर्बिटल कितनी हुई? 10। अगर वो 10 के 10 भरे जाए, जैसे यहां पे भरे जाए, तो मैं कहूंगा एग्जैक्टली फुलफिल्ड हो गया। और अगर 10 में एग्जैक्टली 5 भरे जाए तो क्या हो गया? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एटम ऐसा करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को इधर से उठा के उधर कर दिया। अरे भी स्टेबल होता है ना उससे ऐसा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये आता भी स्टेबल क्यों है? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल क्यों होते हैं? जस्ट बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो सिमेट्री। देखिए, आप फुलफिल्ड ऑर्बिटल की बात करें, 3d10 है, सारे ऑर्बिटल भरे गए, सभी में एक जैसे इलेक्ट्रॉन, सभी में पेयर्ड, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी की एक जैसी स्पिन, मतलब दे रिप्रेजेंट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज लॉ ऑफ नेचर। नेचर का लॉ है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, उससे स्टेबिलिटी आती है ऐसा। इसलिए वो ऐसा करते हैं। इसलिए एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी में क्या है भाई? एक ये क्या है, जैसे अगर मैं 3d ऑर्बिटल की बात करूं तो ये 3d ऑर्बिटल है, 3d सबशेल के ये 5 ऑर्बिटल है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, ऐसे दे कीप ऑन एक्सचेंजिंग देयर पोजीशंस। वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, वो थोड़ी एनर्जी लिबरेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुलफिल्ड ऑर्बिटल में मैक्सिमम सच एक्सचेंजेस आर परमिसिबल। मैक्सिमम ऐसी एक्सचेंजेस परमिसिबल होती हैं। दैट इज व्हाई एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। केमिस्ट्री का ये बेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो तब आप इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आगे मैं पीरियोडिक टेबल करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, उस सभी का बेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए दिस लेक्चर शुड बी कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी वॉच्ड टाइम एंड अगेन, जब तक कि आपको ये पूरा समझ नहीं आ जाता। थैंक यू।